हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा एमए हिंदी का सब्जेक्ट है MHD 4। ठीक है, नाटक और अन्य गद्य विधाएं। ठीक है, इसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। वन शॉट वीडियो है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको इसके कवर कराऊंगा, तो बहुत ध्यान से आपको ये लेक्चर देखना है। ठीक है, इससे पहले MHD 2 हो गया, MHD 3 हो गया, ये सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी करा चुका हूँ और आपके एग्जाम भी अच्छे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, नाटक और अन्य गद्य विधाएं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य इग्नू पे मिल जाएगी। एग्जाम से एक रात पहले आपको वहां पे अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतेंदु के नाटक संबंधी दृष्टिकोण, यानी भारतेंदु जी जो थे, इनका जो नाटक संबंधी दृष्टिकोण है, इसकी आपको विशेषता बतानी है। और फिर यहीं पे आपसे एक और चीज पूछ रखी है कि इनका जो ये दृष्टिकोण है वो अंधेर नगरी नाटक में किस तरह व्यक्त हुआ है। इनका एक नाटक है अंधेर नगरी, उसमें इनका जो नजरिया था, ठीक है, नाटक को लेकर, वो कैसे व्यक्त हुआ है ये भी आपको बताना है। तो देखिए, भारतेंदु जी जो थे, इनका जीवन काल बहुत छोटा था। ठीक है, यानी ये मात्र 34 या 35 साल ही जी पाए थे, लेकिन इतनी कम उम्र में इन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं दी हैं, ठीक है, हमारे हिंदी साहित्य को, जो अमर हो गई हैं। यानी ये बहुत बेहतरीन राइटर माने जाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। ठीक है, तो इनका जो अंधेर नगरी नाटक है, ये बहुत ज्यादा फेमस नाटक है। और आधुनिक जो हमारा हिंदी साहित्य है, उसकी शुरुआत भी भारतेंदु के समय से ही मानी जाती है। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच के जो के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी हमारा जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल है, ठीक है, आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु जी से मानी जाती है। इन्होंने नाटक लिखे हैं, और नाटक जो होते थे वो रंगमंच पे, यानी जो स्टेज होती है, रंगमंच होती है, उस पे इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। फिर इन्होंने नाटक को केवल मनोरंजन का साधन ना मानकर सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय जागरण और जन चेतना का प्रभावशाली माध्यम माना है। यानी कि भारतेंदु जी के हिसाब से देखें तो ये नाटक को केवल मनोरंजन का साधन नहीं मानते, बल्कि नाटक के जरिए सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय जागरण और जन चेतना का प्रभावशाली माध्यम माना है इन्होंने। ठीक है, फिर वे नाटककार होने के साथ साथ, ये नाटककार भी थे और इसके साथ साथ अभिनेता भी थे, यानी एक्टर भी थे, निर्देशक भी थे, रंगकर्मी भी थे और नाट्य चिंतक भी थे। ठीक है, यानी कि नाटक को डायरेक्शन भी करा करते थे, अभिनय भी किया करते थे, ठीक है, रंगमंच की तैयारी कराया करते थे, लिखा करते थे। और इनकी नाट्य दृष्टि जो है वो भारतीय परंपराओं, लोक नाट्य, संस्कृत नाटक, पाश्चात्य रंगमंच के उपयोगी तथ्यों का समन्वय से मिलती है। अगर आप इनकी जो नाट्य दृष्टि है, ठीक है, जो नाटक के प्रति इनका नजरिया है, उसको देखोगे तो वो मिश्रण है। उसमें आपको भारतीय परंपरा भी दिखेगी, लोक नाट्य भी दिखेगा, जो संस्कृत नाटक थे वो भी आपको मिलती जुलती उससे दिखेगी, और जो अंग्रेजों के, यानी जो पश्चिमी, जो पाश्चात्य रंगमंच था, उसके भी कहीं ना कहीं तत्व आपको इनकी नाट्य दृष्टि में देखने को मिलती है। अंधेर नगरी इनके द्वारा लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ नाटक है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बेस्ट नाटक माना जाता है आधुनिक काल में ये भारतेंदु जी के द्वारा लिखा हुआ अंधेर नगरी। ठीक है, उनका जो दृष्टिकोण है वो आपको इस नाटक से दिख जाएगा, यानी इस नाटक के जरिए इनका दृष्टिकोण की सफल अभिव्यक्ति आपको देखने को मिलती है। पहला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय जागरण। तो भारतेंदु जी का मानना था कि नाटक का संबंध अपने समय और समाज से होना चाहिए। ठीक है, यानी भारतेंदु जी मानते थे कि जो भी नाटक लिखे जाते हैं उसका संबंध किससे होना चाहिए, अपने समय से, यानी जिस समय का वो नाटक है, जब लिखा गया है उस समय से उसका संबंध होना चाहिए। और उस समय का जो समाज है, यानी जो सोसाइटी है, उससे भी उसका उस रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। ठीक है, नाटक के माध्यम से क्या होता है, जनता को सामाजिक कुरीतियां, राजनीतिक अन्याय और राष्ट्रीय पराधीनता के प्रति जागरूक किया जा सकता है। तो उस समय में क्या होता था, देखो ये उस समय की बात है जिस समय हमारा देश गुलाम था। किसका गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, तो भारतेंदु जी के जो नाटक थे, उस नाटक में उस समय के समाज के बारे में बताया गया है। उस समय समाज में जो कुरीतियां, यानी जो समाज की बुराइयां थी, उसके बारे में वर्णन मिलता है। राजनीतिक अन्याय जो होता था, आपको पता है अंग्रेजों का शासन था, कितना ज्यादा अन्याय होता था भारतीयों के साथ, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। राष्ट्रीय पराधीनता के प्रति जागरूक किया जा सकता था। ठीक है, यानी लोगों को इनके नाटक के माध्यम से आजादी के लिए भी जागरूक किया गया। इसलिए इनके नाटक जो है, इसमें समाज सुधार और देशभक्ति की भावना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यानी इनके नाटक जो है उसमें समाज सुधार की समाज सुधार भी है, समाज सुधार के लिए जागरूकता भी है, और देशभक्ति की भावना भी है। अंधेर नगरी जो इनका नाटक है, इसमें इन्होंने अव्यवस्थित शासन व्यवस्था, अन्यायपूर्ण जो न्याय व्यवस्था होती है, ठीक है, भ्रष्ट जो नौकरशाही होती है, विवेकहीन राजा, यानी जो बेकार राजा होता है, जो बिल्कुल मतलब बुद्धि बुद्ध
मतलब जिसमें बुद्धि है ही नहीं है, ऐसा मान लो बेवकूफ राजा जो है, अगर बेवकूफ राजा होगा और नौकरशाही भी ऐसी होगी, भ्रष्ट व्यवस्था होगी, तो कितना मुश्किल हो जाएगा लोगों का जीवन वहां पे, ठीक है। तो इसी के ऊपर इन्होंने प्रहार किया है अपने इस नाटक के द्वारा, अंधेर नगरी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, मनोरंजन और शिक्षा का समन्वय। तो भारतेंदु मनोरंजन के विरोधी नहीं थे। उनका मानना था कि नाटक में हास्य यानी हंसी होनी चाहिए, कॉमेडी होनी चाहिए, गीत भी होने चाहिए, रोचकता यानी इंटरेस्टिंग नाटक होना चाहिए, उसमें मनोरंजन भी होना चाहिए। भारतेंदु जी चाहते थे ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन नाटक का जो उद्देश्य है ना, वो केवल दर्शकों को हंसाना नहीं होना चाहिए कि केवल दर्शक आए, नाटक देख रहे हैं, बैठकर हंस रहे हैं और चले गए, बल्कि नाटक को जब देख कर जाए ना तो कुछ सीख कर जाए, कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। यानी मनोरंजन के साथ साथ समाज को शिक्षा मिले, यानी कुछ लोग सीखें, उससे एक अच्छा संदेश मिलना भी जरूरी है। अंधेर नगरी जो है एक हास्य व्यंग है, ठीक है, यानी एक हास्य व्यंग, एक सटायर है, और इसकी घटनाएं जो हैं दर्शकों को हंसाती है, परंतु हंसी के पीछे शासन और समाज की गंभीर विसंगतियां भी छिपी हुई है, कि जो राजा होता है कितना बेवकूफ होता है, या फिर उसके जो अन्य जो मंत्री वगैरह होते हैं वो सब कैसे होते हैं, ठीक है, सब भ्रष्ट होते हैं। यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है इनके नाटक में, आपको ये सब देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है परंपरा और आधुनिकता का समन्वय। भारतेंदु जी ने संस्कृत नाट्य शास्त्र को पूरी तरीके से अस्वीकार नहीं करा, यानी संस्कृत को के जो नाट्य शास्त्र थे उसको, ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने अस्वीकार कर दिया पूरी तरीके से, लेकिन उसके नियमों के अंधानुकरण को उचित नहीं माना, ठीक है। यानी जो संस्कृत के जो नाटक के जो नियम होते थे उसको बिल्कुल वैसे ही मान लिया जाए, इसको इन्होंने सही नहीं माना। इनका विचार था कि नाटक को बदलते समय समाज और दर्शक की आवश्यकता के अनुसार लिखा जाना चाहिए, ठीक है। यानी जैसे जैसे समाज बदलता है, समाज के नियम बदलते हैं, समाज के लोगों की सोच बदलती है, वैसे वैसे नाटक भी उसी हिसाब से लिखा जाना चाहिए, ठीक है। इन्होंने संस्कृत नाटक, लोक नाट्य और पाश्चात्य रंगमंच से उपयोगी तत्व ग्रहण करे, यानी इन्होंने संस्कृत के नाटक से भी कुछ तत्व लिए हैं, जो हमारे लोक नाट्य थे उससे भी कुछ तत्व लिए, और जो पश्चिमी जो जो अंग्रेजों के नाटक थे रंगमंच, ठीक है, वहां से भी इन्होंने कुछ तत्व लिए। और अंधेर नगरी में इन्होंने लोक कथा, प्रहसन, गीत, लोक भाषा, व्यंग, आधुनिक सामाजिक चेतना, इन सभी चीजों का सुंदर समन्वय इन्होंने लिखा है उसमें, ठीक है। यानी कि इनका जो अंधेर नगरी नाटक है, इसमें आपको सब चीज दिखेगी, इसमें आपको व्यंग भी दिखेगा, आधुनिक समाज की जो चेतना है, लोगों की जागरूकता भी दिखेगी, ठीक है, और बेवकूफी वाले डिसीजन भी दिखेंगे, भ्रष्टाचार भी दिखेगा, नौकरशाही की जो गलत आदतें होती हैं, ठीक है, करप्शन, वो सब आपको देखने को मिलता है। इसलिए ये नाटक जो है परंपरागत होते हुए भी आधुनिक आपको दिखाई देगा। अगला पॉइंट है नाटक की दृश्यात्मक और रंगमंचीयता। यानी देखो, नाटक जो लिखा जाता है ना, वो इसलिए लिखा जाता है ताकि उसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाए, यानी स्टेज पे कुछ कैरेक्टर होते हैं, वो उस नाटक को परफॉर्म करते हैं। आपने रामलीला देखी होगी, रामलीला में क्या होता है, स्टेज पे आते हैं लोग और वो कोई राम जी बनते हैं, कोई लक्ष्मण जी बनते हैं, ठीक है, और वो एक्ट करते हैं, यानी उनका अभिनय करते हैं। तो इसी तरीके से नाटक भी होता है, उसमें मंच में आते हैं, ठीक है, और जो लिखित में जो नाटक में चीजें होती हैं वो कैरेक्टर बनते हैं, कैरेक्टर प्ले करते हैं, डायलॉग्स होते हैं, यानी संवाद होते हैं, और उसमें उसको मंचन किया जाता है, यानी रंगमंच पे जाके, स्टेज पे जाके उसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो भारतेंदु नाटक को केवल पढ़ने की वस्तु नहीं मानते, उनके अनुसार नाटक की वास्तविक सफलता उसके मंचन यानी उसको परफॉर्म करने से होता है, ठीक है। इसलिए संवाद, अभिनय, दृश्य परिवर्तन, गीत, हाव भाव, मंचीय प्रभाव, इसको इन्होंने महत्व दिया है, क्योंकि देखो, नाटक केवल पढ़ने की चीज नहीं है, नाटक को क्या करना है, नाटक को परफॉर्म करना है, ठीक है। कहाँ पे परफॉर्म करना है नाटक को, कहीं ना कहीं नाटक को स्टेज पे जाना है, वहां पे परफॉर्म करना है, वहां पे डायलॉग्स होंगे, वहां पे अभिनय किया जाएगा, वहां पे दृश्य में बदलाव होता जाएगा, ठीक है, गीत आएंगे, हाव भाव, मंचीय प्रभाव, ये सारी चीजों का इन्होंने महत्व दिया है। अंधेर नगरी की कथा जो है 5 अंकों में यानी 5 पार्ट में आगे बढ़ती है। बाजार का दृश्य है, राज दरबार है, मुकदमे की कार्यवाही है, फिर फांसी का दृश्य है, ठीक है। ये सारी जो इसके अंदर, नाटक के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। ये बहुत ही प्रभावशाली और रंगमंच के अनुकूल है, ठीक है। छोटे छोटे डायलॉग्स है, क्योंकि नाटक के डायलॉग्स हमेशा छोटे होने चाहिए, तभी वो इंटरेस्टिंग बनेगा। तीव्र घटनाक्रम है, यानी तेजी से सारे घटनाक्रम चलते हैं। हास्यपूर्ण परिस्थितियां हैं, यानी आप हंसोगे इसे पढ़ोगे तो। इसे सरलता से मंचित किया जाने योग्य बनाया है, ठीक है, यानी ऐसा बनाया गया कि आसानी से इसको परफॉर्म किया जा सके। फिर जन साधारण की सरल भाषा, यानी भारतेंदु जी चाहते थे कि नाटक की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे जो सामान्य जनता है, यानी जो ऑडियंस है जो उसको देखेगी, वो उसको आसानी से समझ सके। इसलिए उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा जो है उसका ज्यादा, मतलब कठिन भाषा जो संस्कृत निष्ठ भाषा है, तत्सम शब्द जो है, ऐसे शब्दों को नहीं उठाया उन्होंने, उसकी
जगह क्या इन्होंने सरल शब्द उठाए, ठीक है, यानी जो भाषा के स्थान पे जो सरल शब्द थे, जो लोगों के आम बोलचाल के शब्द थे, लोक जीवन से जुड़ी जो भाषा थी, इसका इन्होंने प्रयोग किया है। अंधेर नगरी में बाजार के विभिन्न पात्र अपनी वस्तुओं के अनुसार रोचक लयात्मक भाषा बोलते हैं, ठीक है। अंधेर नगरी जो है इसमें क्या होता है, बाजार के जो अलग अलग पात्र हैं वो अपनी वस्तुओं के अनुसार रोचक और लयात्मक, क्योंकि बाजार है, बाजार में अलग अलग वस्तुएं बिकती हैं, तो उसी के आधार पे वो अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं। जैसे टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, ऐसे ऐसे शब्दों का इन्होंने नाटक में यूज किया गया है, ठीक है। पूरे नाटक की आर्थिक और नैतिक अव्यवस्था को सरल शब्दों में इन्होंने व्यक्त किया है कि कैसे मतलब सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मुहावरे का, लोकोक्तियों का, तुकबंदियों का, लोकगीतों का इन नाटकों में, ठीक है, प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला है पॉइंट, व्यंग के माध्यम से राजनीतिक आलोचना। भारतेंदु जी की नाट्य दृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही थी कि उनका तीखा लेकिन मनोरंजक व्यंग, यानी व्यंग करते थे, सटायर करते थे, वो तीखा होता था, राजनीति को चुभने वाला होता था, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या है, ये मनोरंजक व्यंग भी है, ठीक है, लोगों को हंसाता भी है। वे प्रत्यक्ष राजनीतिक वक्तव्य देने के स्थान पर हास्यपद घटनाओं और प्रतीकात्मक पात्रों के माध्यम से व्यवस्था की सच्चाई उजागर करते थे। यानी डायरेक्ट नहीं बोलते किसी चीज में, प्रत्यक्ष राजनीतिक कोई बयान नहीं देते, लेकिन कुछ मतलब नाटक में इस तरीके की चीजें लिखी है कि लोगों को हंसाते हुए भी वो सच्चाई जो है उसके अपने कैरेक्टर, मतलब जो नाटक के कैरेक्टर उसके माध्यम से लोगों के सामने सच्चाई ले आते हैं। फिर अंधेर नगरी का चौपट राजा जो होता है वो क्या होता है, बुद्धिहीन होता है, यानी विवेकहीन, उसके अंदर सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं है, निरंकुश शासक है बिल्कुल। उसका जो न्याय है वो किसी नियम या किसी तर्क पे आधारित नहीं है। दीवार गिरने के अपराध का क्रमश, जो दीवार गिरने का अपराध होता है उसमें कारीगर, फिर चूने वाला, भिस्ती वाला, कसाई, अन्य लोगों को दोषी ठहराने की प्रक्रिया जो होती है न्याय व्यवस्था की मूर्खता को दिखाती है। कि जो दीवार गिरी थी, दीवार गिरने का जो दोष गया था वो कभी कारीगर पे लगाया जा रहा है, कभी चूने वाले पे लगाया जा रहा है, कोई भिस्ती को कह रहा है, कोई कसाई को कह रहा है। तो मतलब ऐसे ऐसे करके अंततः क्या होता है, किसी अपराधी को खोजने के बजाय केवल फांसी के फंदे के योग्य व्यक्ति खोजा जाता है। अब क्या है, लास्ट में अपराधी नहीं मिलता, अब फांसी का फंदा होता है। अब फांसी का फंदा जब इनको कोई अपराधी नहीं मिलता तो सोचते हैं ये फांसी का फंदे का जो मतलब जो इस फांसी के फंदे के योग्य हो, मतलब जिसके गले में ये फिट हो जाए उसी को टांग दो फांसी पे। तो ये क्या है, ये मतलब एक विवेकहीन जो शासन है उसको बताया गया है इसमें। फिर धन केंद्रित और मूल्यहीन व्यवस्था की आलोचना। अंधेर नगरी में सभी वस्तुओं का एक ही मूल्य होना समाज की आर्थिक समानता का संकेत नहीं है। यानी अंधेर नगरी जो है इसमें सभी वस्तुओं का एक ही मूल्य होना जो है वो समाज की आर्थिक समानता का संकेत नहीं बल्कि मूल्यहीनता और अव्यवस्था का प्रतीक है। जहां पे भाजी और खाजा एक ही भाव में बिकते हैं वहां गुण अवगुण, न्याय अन्याय, योग्य अयोग्य में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। यानी जहां पे मतलब सस्ती चीज और महंगी चीज एक ही दाम पे मिल रही हो तो समझ जाओ कि वहां पे क्या होगा, वहां पे कोई न्याय व्यवस्था नहीं होगी, वहां पे कोई योग्य अयोग्य का कोई अंतर ही नहीं होगा। मान लो एक तरफ सोना है, सोना क्या है, गोल्ड बहुत महंगा होता है, दूसरी तरफ कोई सस्ती चीज है, अब दोनों का दाम एक ही हो कहीं पे, तो आप सोचो कि क्या वहां पे व्यवस्था होगी। तो ऐसा ही कुछ इस नाटक में बताया गया है। फिर बाजार में धर्म, जाति, प्रतिष्ठा, ईमान तक बिकते दिखाई देते हैं। इस प्रकार भारतेंदु जी ने ऐसी व्यवस्था पे प्रहार किया है जिसमें मनुष्य की योग्यता और नैतिकता के स्थान पे पैसा जो होता है उसको सबसे ऊंचा मूल्य माना गया है। फिर प्रतीकात्मक पात्र और व्यापक अर्थ, यानी अंधेर नगरी के जो कैरेक्टर हैं, पात्र हैं, वो केवल व्यक्ति नहीं है बल्कि विशेष सामाजिक प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। समाज की जो प्रवृत्ति है उसको दिखाया गया है। चौपट राजा जो होता है, यानी राजा जो होता है वो निरंकुश सत्ता को दिखा रहा है। मंत्री जो है वो चालाक नौकरशाही को दिखाते हैं। गोवर्धन दास जो है वो लालची आदमी है, ठीक है। महंत जो है वो विवेक और दूरदर्शिता का प्रतीक है, यानी महंत जो होता है वो समझदार होता है। गोवर्धन दास गुरु की चेतावनी की उपेक्षा करते हैं, सस्ती वस्तु के लालच में नगर में चले जाते हैं और वहां जाके समस्या में फंस जाते हैं। जबकि गोवर्धन दास जो है उनको गुरु की बात माननी चाहिए थी। जब गुरु वहां पे गए, गुरु ने वहां की व्यवस्था को देखा तो गुरु समझ गए कि यहाँ पे तो सब कुछ मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा वाला खेल है, यहाँ पे यहाँ से तो निकल जाना ही फायदे का सौदा है। लेकिन वो समझाते हैं उनको, गोवर्धन दास को, लेकिन वो नहीं मानते। उन्हें लगता है तो यहाँ पे तो सब कुछ सस्ते में मिलता है, यहाँ तो सब कुछ एक ही दाम में मिलता है, और वो इसी लालच में फंस जाते हैं। फिर इससे भारतेंदु ये संदेश देते हैं कि अन्यायपूर्ण जो व्यवस्था है इसमें व्यक्तिगत सुख और सुरक्षा जो होती है स्थायी नहीं हो सकती। कभी भी देखो अन्यायपूर्ण व्यवस्था में कोई भी सुख जो है वो स्थायी
नहीं होगा, सुरक्षा भी स्थायी नहीं होगी, कभी ना कभी संकट आ जाएगा। फिर समकालीनता और सर्वकालिक प्रासंगिकता, यानी नाटक जो है उस समय का जो औपनिवेशिक यानी अंग्रेजों का जो शासन था, सामंती शासन जो था, उसकी आलोचना करता है, परंतु इसका अर्थ केवल भारतेंदु के समय तक सीमित नहीं है। आज भी देखोगे ना तो आज भी भ्रष्टाचार है, आज भी प्रशासनिक मनमानी है, न्याय में आज भी देरी होती है, धन की प्रधानता आज भी देखने को मिलती है, निर्दोष को दंड मिलने जैसी समस्याओं के कारण ये नाटक जो है आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, आप ये मत सोचना अंग्रेजों के जमाने में लिखा हुआ नाटक है तो उस समय के समाज के हिसाब से होगा, आज भी वही सिस्टम चल रहा है कहीं ना कहीं। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी इस प्रकार भारतेंदु की नाटक संबंधी जो दृष्टि है, उनका नाटक के प्रति जो नजरिया है वो जनवादी है, यानी जनता के हिसाब से लिखते हैं, सामाजिक, राष्ट्रीय, व्यंग्यात्मक, रंगमंचीय, आधुनिक, सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जनवादी है, जनता के हिसाब से लिखा है, सामाजिक है, समाज की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से लिखा है, राष्ट्रीय यानी देश के हिसाब से लिखा है, ठीक है, व्यंग्यात्मक है यानी व्यंग सटायर किया गया है, और ऐसा लिखते हैं जिसको रंगमंच पे यानी स्टेज पे परफॉर्म किया जा सके। ठीक है, वे नाटक में मनोरंजन, शिक्षा, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना का समन्वय चाहते हैं। अंधेर नगरी में यह दृष्टि सरल भाषा, लोक शैली, हास्य व्यंग, प्रतीकात्मक पात्र, प्रभावशाली दृश्य और अन्यायपूर्ण शासन की आलोचना के माध्यम से पूरी तरीके से व्यक्त होती है। कहने का मतलब क्या है, अंधेर नगरी जो थी वहां पे बिल्कुल सरल भाषा में इन्होंने हास्यात्मक व्यंग लिखा है, जिसमें बताया है कि हर चीज का मूल्य एक ही होता है, वहां पे सारी व्यवस्था भ्रष्ट है, राजा से लेके उसके जो कर्मचारी हैं सब भ्रष्ट है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे दिखाई गई है इन्होंने अपने नाटक के जरिए। अगला क्वेश्चन है कि रंग प्रस्तुतियों के संदर्भ में अंधा युग के रंग शिल्प की समीक्षा कीजिए। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी टफ है, हो सकता है आपको इसमें लगे कि इसमें आखिर पूछा क्या जा रहा है। मैं आपको थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। रंग प्रस्तुति का क्या मतलब होता है, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया। रंग प्रस्तुति का मतलब होता है नाटक का मंचन, यानी जो नाटक होता है, नाटक को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यानी मंचन किया जाता है, कहाँ पे, स्टेज पे। स्टेज बोले तो रंगमंच पे उसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये तो आपको आप जानते हो। तो यहीं पे रंग प्रस्तुति यानी नाटक को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ पे, स्टेज पे। तो इसी के संदर्भ में अंधा युग जो नाटक है इसके रंग शिल्प की समीक्षा करनी है। अब रंग शिल्प क्या होता है भाई, अंधा युग एक नाटक है, इसकी रंग शिल्प के बारे में आपको बताना है, समीक्षा करनी है। रंग शिल्प का मतलब होता है कि नाटक को मंच पर प्रस्तुत करने की कला। ठीक है, यानी नाटक को जब मंच पे परफॉर्म किया जाएगा तो उसकी जो कला है उसकी आपको समीक्षा करनी है। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाएगी कला में, इसमें देखो स्टेज को सजाया जाता है, वहां पे लाइटिंग की जाती है, वहां पे संगीत भी होता है। ठीक है, लोगों को मतलब कैरेक्टर को अलग अलग तरह के कपड़े पहना के वेशभूषा बनाई जाती है उनकी, वहां पे फिर उनके बीच में बातचीत यानी संवाद होता है। ठीक है, वो एक्टिंग करते हैं, और वहां पे ध्वनि यानी आवाज, ठीक है, ऑडियो भी होती है, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता है जिसको ध्वनि प्रभाव कहा जाता है, और दृश्य परिवर्तन भी होता है, यानी पर्दा गिरता है फिर दूसरा सीन शुरू हो जाता है, फिर पर्दा गिराया जाता है, फिर तीसरा सीन शुरू हो जाता है, इस तरीके से नाटक को प्रस्तुत किया जाता है। तो यही रंग शिल्प है। ठीक है, इसी की आपको समीक्षा करनी है। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है, यानी ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड कर दी जाएगी, तो इसको आपको समझना है। तो चलिए समझते हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग जो नाटक है ये हिंदी का एक महत्वपूर्ण काव्य नाटक है। ठीक है, कविता जैसा नाटक है ये महाभारत युद्ध के अंतिम दिन से आरंभ होकर युद्धोत्तर विनाश, मानवीय संकट और नैतिक पतन का चित्रण करता है। यानी कि ये धर्मवीर भारती जो कि लेखक है, इनके द्वारा अंधा युग नामक एक नाटक लिखा गया है जो कि काव्य नाटक है, यानी कविता जैसा नाटक है। इसमें महाभारत का जो युद्ध है उसमें जो अंतिम दिन है, ठीक है, उस अंतिम दिन से आरंभ होकर युद्ध के बाद जो विनाश हुआ है उसको लेकर मानवीय संकट और नैतिक जो पतन है, इन सब चीजों का चित्रण किया गया है। ये नाटक केवल पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि मंच पर प्रस्तुत किए जाने की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। नाटक जो होते हैं वैसे केवल पढ़ने के लिए नहीं होते। ठीक है, नाटक का मतलब ही पढ़ना नहीं होता, नाटक का मतलब होता है उसको स्टेज पे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसके रंग शिल्प में भारतीय और आधुनिक रंग परंपराओं का सुंदर समन्वय आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण इसकी अनेक सफल रंग प्रस्तुतियां हुई है, यानी अलग अलग जगह पे इसको प्रस्तुत किया गया है स्टेज पे। अब एक एक करके ना पॉइंट में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है रंग शिल्प की अवधारणा। तो रंग शिल्प से आशय क्या है, यानी रंग शिल्प का मतलब क्या है, तो रंग शिल्प से आशय है नाटक के मंचीय स्वरूप, यानी नाटक को मंच पे प्रस्तुत करना, जिसमें क्या होगा, मंच सज्जा यानी मंच को सजाया जाएगा, प्रकाश वहां पे रोशनी लाइट की बंदोबस्त किया जाएगा, ऑडियो यानी ध्वनि, अभिनय यानी एक्टिंग, संवाद, ठीक है, डायलॉग्स, संगीत यानी म्यूजिक, वेशभूषा,
ठीक है, लोगों की जो रूप सज्जा होती है, फिर दृश्य योजना, ये सारी चीजों जो होती है इन सब का समन्वित प्रयोग किया जाता है, तो यही रंग शिल्प होता है। ठीक है, अब अंधा युग जो नाटक है इसमें ये सारे तत्व जो हैं इसको बहुत प्रभावी तरीके से इसका उपयोग किया गया है। अब सेकंड पॉइंट है प्रतीकात्मक मंच सज्जा, यानी इस नाटक की रंग प्रस्तुति में भव्य सजावट की अपेक्षा प्रतीकात्मक मंच सज्जा का महत्व अधिक है। बहुत ध्यान से समझिए, यानी ये जो नाटक है ना, ठीक है, ये जो नाटक है धर्मवीर भारती का, जिसका नाम है क्या है, अंधा युग, ये जो नाटक है धर्मवीर भारती का, इस नाटक की रंग प्रस्तुति यानी इसको जब मंच पे प्रस्तुत किया जाएगा, इसमें भव्य सजावट की अपेक्षा प्रतीकात्मक मंच सज्जा का महत्व अधिक है। यानी भव्य सजावट की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक यानी जिस तरीके का वो नाटक है उस तरीके का मंच सज्जा करना जरूरी है। युद्ध के बाद जो उजड़ा हुआ जो हस्तिनापुर है, टूटे हुए जो महल हैं, वीरान वातावरण है, ध्वस्त सभ्यता है, इसको न्यूनतम साधनों से प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कम से कम संसाधनों से भी इसको दिखाया जा सकता है। इससे दर्शकों की कल्पना जो है वो सक्रिय हो जाएगी, क्योंकि जब वो इस दृश्य को देखेंगे अपनी आंखों के सामने तो कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर लाइटिंग का प्रभावी प्रयोग, यानी प्रकाश व्यवस्था नाटक की आत्मा होती है। अंधकार दिखाना है, धुंधला प्रकाश दिखाना है, लाल और नीले रंग का भी प्रयोग जो है युद्ध के समय होगा। विनाश दिखाना है, भय और निराशा का वातावरण यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा नाटक है वैसा ही तो स्टेज सजाना पड़ेगा, वैसा ही सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो जहां आशा और आत्मबोध का प्रसंग आता है वहां प्रकाश अपेक्षाकृत उज्जवल हो जाता है। तो कहने का मतलब है जहां पे लगेगा कि भाई आशा की किरण है, कुछ बेहतर हो सकता है, वहां पे प्रकाश होगा और तेजी से उज्जवल हो जाएगा, और जहां पे निराशा होगी वहां पे अंधकार दिखाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। फिर ध्वनि और संगीत की भूमिका, कोई भी नाटक जो होगा ना उसमें म्यूजिक तो चाहिए होगा बैकग्राउंड। ठीक है, आप कोई फिल्म देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, या कोई नाटक भी आप देखोगे, नाटक वैसे स्टेज वगैरह पे शायद आपने कम ही देखे होंगे, लेकिन अगर आपने नाटक देखे होंगे तो वहां पे ध्वनि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो शंख की ध्वनि चाहिए, रणभेरी, घोड़ों की टाप की आवाज, विलाप यानी चीखने चिल्लाने की आवाज, ठीक है, मौन, और इन सब का उपयोग जो है नाटक के वातावरण को सजीव बनाता है, यानी नाटक का जो वातावरण है उसको बिल्कुल सजीव बनाएगा। पार्श्व संगीत यानी जो बैकग्राउंड म्यूजिक होगा वो भी भावात्मक प्रभाव को गहरा करेगा। दर्शक जो है वो भी घटनाओं से अपने आप को जोड़कर देख पाएंगे, अपने आप को जोड़कर महसूस कर पाएंगे। फिर संवादों की मंचीय शक्ति, अब जो डायलॉग्स होंगे, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंधा युग जो है इसके संवाद जो है काव्यात्मक होने के साथ साथ मंचीय भी है। काव्यात्मक यानी कविता की तरह है, तुकबंदी होगी इसमें, और इसके साथ साथ मंचीय भी है, यानी मंच पे प्रस्तुत किए जाने योग्य है। छोटे डायलॉग्स हैं, प्रभावशाली हैं, क्योंकि देखो नाटक के डायलॉग्स हमेशा छोटे होने चाहिए, याद रखो। नाटक तभी सफल होगा जब डायलॉग्स बिल्कुल छोटे होंगे और ऐसे होंगे कि सीधा मतलब लोगों को समझ में आए। तो इसके जो डायलॉग्स हैं यानी जो संवाद है वो छोटे, प्रभावशाली और भावपूर्ण संवाद अभिनय को प्रभावी बनाते हैं, यानी छोटे हैं, भावपूर्ण हैं, ठीक है, प्रभावशाली जो डायलॉग्स हैं वो एक्टिंग को क्या बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। पात्रों के मानसिक संघर्ष और नैतिक द्वंद्व संवादों के माध्यम से स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। ठीक है, यानी पात्र जो है, इसके कैरेक्टर जो हैं, इसमें जो महाभारत का दृश्य होगा, जो कैरेक्टर होंगे जो लड़ रहे होंगे, उनका जो मानसिक संघर्ष है, उनके मन में जो चल रहा है द्वंद्व है, ठीक है, जो नैतिक द्वंद्व चल रहा है, जो वो डायलॉग्स के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त होता है। फिर अगला पॉइंट है कोरस यानी समूह गान का प्रयोग। कोरस का मतलब क्या होता है, जब समूह में लोग गीत गाते हैं। तो इस नाटक की महत्वपूर्ण रंग विशेषता कोरस है। कोरस क्या होता है, कोरस केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता बल्कि वातावरण का निर्माण करता है, भाव अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, दार्शनिक संदेश देने का काम करता है। इससे क्या होता है, नाटक में गति आती है और गंभीरता दोनों आ जाती है। कोरस में क्या होता है, लड़कियों का समूह होता है या लड़कों का समूह होता है, ठीक है, ये एक समूह होता है जिसमें सबको गीत गाना आता है, सब मिलकर एक साथ गीत गाते हैं। अभिनय की विशेषता, इस नाटक में अभिनय यानी जो एक्टिंग है वो बाहरी क्रियाओं से अधिक आंतरिक भाव अभिव्यक्ति पे आधारित है, यानी बाहरी क्रियाओं से ज्यादा आंतरिक रूप से जो भाव यानी इमोशंस की अभिव्यक्ति है उस पे आधारित है। अश्वत्थामा हो गए, धृतराष्ट्र हो गए, गांधारी, कृष्ण जैसे जो पात्र हैं, इनका अभिनय जो है मनोवैज्ञानिक गहराई और भावनात्मक चित्रण की मांग करता है। अगला पॉइंट है वेशभूषा एवं रूप सज्जा। वेशभूषा ऐतिहासिक होते हुए भी अत्यधिक अलंकृत नहीं होती। पात्रों की पोशाक जो है उनके स्वभाव, उनकी स्थिति और उनकी मानसिक अवस्था को व्यक्त करती है। यानी वेशभूषा, जो कपड़े पहनते हैं लोग, जैसा ये दृश्य बनाते हैं, वो ऐतिहासिक होते हुए भी ज्यादा अलंकृत नहीं होती, ज्यादा सजी सवरी आपको नहीं दिखेगी। जो पात्रों की पोशाक है, ठीक है, पोशाक जो है उनके स्वभाव
उनकी स्थिति और उनकी मानसिक अवस्था को व्यक्त करती है, यानी उनकी क्या मानसिक स्थिति है, क्या उनके अंदर बीत रही है, ठीक है, उसको व्यक्त करती है। युद्ध के बाद की जो थकान है, जो पीड़ा है, क्योंकि अपने लोगों को खो दिया है, कई लोग मर गए हैं, जो विनाश है, ये रूप सज्जा के माध्यम से उभरते हैं। अगला पॉइंट है दृश्य योजना और मंचीय गति। नाटक के दृश्य जो होते हैं क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, प्रभावशाली, क्योंकि छोटे दृश्य होते हैं, एक के बाद एक दूसरा दृश्य, फिर तीसरा दृश्य, सीन इस तरीके से चलते हैं। ये प्रभावशाली और निरंतर गतिशील होते हैं, यानी एक के बाद एक घटना चलती रहती है। पात्रों के प्रवेश, यानी पात्र जब उसमें आते हैं, प्रस्थान करते हैं, जब मंच पर विभिन्न स्तरों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, दृश्य परिवर्तन किया जाता है, इससे क्या होता है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा आगे, मतलब वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर आधुनिक रंग प्रस्तुतियों में प्रासंगिकता। अंधा युग जो है आज भी भारत की जो प्रमुख रंग कर्मियों के द्वारा बार बार मंचित किया जाता है, यानी आज भी जो थिएटर में जो मतलब नाटक का काम करने वाले लोग हैं, आज भी इसको मंचित करते हैं। इसका कारण क्या है, आज भी इसको क्यों परफॉर्म किया जाता है? इसका कारण यह है कि इसमें युद्ध है, इसमें हिंसा है, इसमें सत्ता है, इसमें नैतिक पतन है, मानवता जैसे प्रश्न जो है आज भी उतने ही प्रासंगिक है, जैसे उस समय में थे आज भी उतने ही प्रासंगिक है। आधुनिक निर्देशन, जो आज के समय में जो निर्देशन होता है, तो प्रकाश, ध्वनि, मल्टीमीडिया, प्रतीकात्मक मंचन के माध्यम से इसकी नई व्याख्याएं प्रस्तुत करते रहते हैं। आज के समय में क्या है, देखो अब टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, अब इतनी बढ़िया लाइटिंग है, इतना अच्छा म्यूजिक है, माइक है और बेहतरीन आवाज है, तो मतलब आज के समय में प्रस्तुति जो है और ज्यादा मतलब प्रभावशाली बन जाती है। अब लास्ट में इसका कंप्लीट एक मूल्यांकन कर लेते हैं, यानी अंधा युग जो है, इसका रंग शिल्प भारतीय रंग परंपरा और आधुनिक रंग दृष्टि के रूप में देखें तो इन सभी का समन्वय इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें मंच सज्जा होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रभावशाली प्रकाश योजना होती है, लाइटिंग होती है, उसमें म्यूजिक होता है, उसमें कोरस होता है, यानी लोगों का समूह गीत गाता है, ठीक है, काव्यात्मक संवाद है, तो ये अभिनय होता है, ये सारी चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है कि अंततः कहा जा सकता है कि अंधा युग जो है, इसका रंग शिल्प जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। धर्मवीर भारती ने नाटक को इस प्रकार रचा है कि प्रत्येक रंग प्रस्तुति में उसके प्रतीक, उसके संवाद, उसका प्रकाश, ध्वनि, अभिनय नए अर्थ में नए अर्थ को ग्रहण करता है। यानी जब भी कोई प्रस्तुति आएगी, कोई नया प्रतीक आएगा, कोई नया डायलॉग्स आएगा, कोई लाइटिंग होगी, नया बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, ठीक है, एक्टिंग होगी, तो कहीं ना कहीं एक नए अर्थ में उसको ग्रहण किया जाएगा। तो यही कारण है कि नाटक जो है हिंदी रंगमंच की अमूल्य धरोहर माना जाता है, ठीक है, यानी धर्मवीर भारती का एक बेस्ट नाटक जो है वो इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका स्कंदगुप्त नाटक। स्कंदगुप्त नाटक जो है, इसके आधारों पर, ये थोड़ा टाइपिंग की मिस्टेक लग रही है, इसके आधार पर प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद की इतिहास दृष्टि का विवेचन करना है। यानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो स्कंदगुप्त नाटक लिखा गया है, इसके आधार पे आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद जी की जो इतिहास के प्रति नजरिया था उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर इनकी नाट्य कला, यानी कैसे ये नाटक लिखते हैं और इसकी जो विशेषताएं हैं, इसका आपको मूल्यांकन करना है। तो जयशंकर प्रसाद जो है हिंदी साहित्य के महान नाटककार माने जाते हैं। ये क्या है, ये एक छायावादी रचनाकार हैं, ठीक है, ये छायावादी हैं। तो इन्होंने इतिहास को केवल अतीत की घटना का वर्णन नहीं माना, यानी इतिहास का मतलब केवल अतीत की घटना का वर्णन नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक प्रेरणा का माध्यम भी है, ठीक है। यानी हमारा जो इतिहास होता है वो हमारे आज के लिए और हमारे भविष्य के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है, एक माध्यम है। उनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और आदर्श नेतृत्व का बेहतरीन उदाहरण है। इनका जो ये ऐतिहासिक नाटक है स्कंदगुप्त, बहुत फेमस है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमारे जो भारत का कल्चर है, हमारी जो राष्ट्रीय चेतना है, लोगों को जो जागरूक किया जा रहा है, आदर्श नेतृत्व यानी एक बेहतर लीडरशिप जो होती है, उसका ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस नाटक में प्रसाद ने गुप्तकालीन, ठीक है, गुप्तकालीन इतिहास के माध्यम से देशभक्ति, त्याग, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय एकता का संदेश इन्होंने दिया है। अब प्रसाद की इतिहास दृष्टि, यानी प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी इतिहास को कैसे देखते हैं? तो प्रसाद इतिहास को केवल घटनाओं का संग्रह नहीं मानते, बल्कि इनके अनुसार अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास का उद्देश्य होता है कि राष्ट्र को प्रेरित करना, यानी हमारी जो हिस्ट्री होती है हमको प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है, तथा सांस्कृतिक चेतना को जागृत करती है, ठीक है, लोगों को अपने कल्चर के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, ठीक है, जागरूक करती है, अपने संस्कृति के गौरव को यानी गर्व महसूस कराती है। फिर इन्होंने ऐतिहासिक तथ्य को आधार बनाकर उनमें कल्पना का समन्वय किया, यानी जो हिस्टोरिकल जो फैक्ट है, जो ऐतिहासिक तथ्य है, जो चीज हो रखी है, उसको आधार बनाया, फिर उसमें कल्पना,
ठीक है, अपनी फैंटेसी, अपनी कल्पना उसमें डाली और फिर इसका समन्वय किया और एक बेहतरीन नाटक लिखा। और इतिहास ताकि इतिहास जो है ज्यादा प्रभावशाली लगे और जीवंत बन सके, ठीक है। फिर राष्ट्रीय चेतना का चित्रण, यानी स्कंदगुप्त जो नाटक है इसमें राष्ट्र सर्वोपरि है, यानी राष्ट्र सबसे ऊपर है। स्कंदगुप्त व्यक्तिगत सुख, यानी वो अपना खुद का सुख, प्रेम और आराम जो है उसको त्याग कर देता है, किसके लिए? देश की रक्षा के लिए। ना तो उसको कोई सुख चाहिए, ना प्रेम चाहिए, ना आराम चाहिए, सब कुछ छोड़ देगा देश की रक्षा के लिए। इससे प्रसाद का ये विश्वास स्पष्ट होता है कि राष्ट्रहित व्यक्ति के हित से बड़ा है, ठीक है। इससे क्या पता लगता है कि जो राष्ट्र हित होता है, देश का जो हित होता है, वो हमारे हितों से बड़ा होता है, ठीक है। भारतीय संस्कृति और गौरव की स्थापना, प्रसाद ने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को विशेष महत्व दिया है, हमारे कल्चर को बेस्ट बताया है। हूणों का जब आक्रमण होता है उसके बाद भी भारतीय सभ्यता जो है, संस्कृति जो है, वो वैसी की वैसी अडिग रहती है, खत्म नहीं होती। नाटक जो है ये भारतीय संस्कृति की शक्ति को दिखाता है, सहिष्णुता, हिंदू जो है उनकी सहिष्णुता को दिखाता है, ठीक है, आदर्शों को उजागर करता है। फिर आदर्श नायक की परिकल्पना, यानी स्कंदगुप्त केवल एक वीर योद्धा नहीं है बल्कि आदर्श राजा भी है, ठीक है। यानी वीर योद्धा के साथ साथ एक आदर्श राजा, यानी एक बेस्ट राजा, एक बहुत अच्छे राजा हैं। इनमें साहस है, इनमें त्याग है, ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ है, आत्म संयम है, नेतृत्व के, लीडरशिप के सारे गुण हैं इनके अंदर। और व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र धर्म का पालन करते हैं, देश के लिए अपने प्रेम को त्याग देते हैं, अपना सुख समृद्धि सब त्याग देते हैं अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, ठीक है। फिर इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय, यानी जयशंकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाया है, किंतु कथा को रोचक, यानी जो कथा है उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें कल्पना का भी प्रयोग किया है, ठीक है, कल्पना का प्रयोग करके उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। इस कारण नाटक जो है ऐतिहासिक होने के साथ साथ साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली बन गया है, ठीक है। अब नाट्य कला की इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनके नाट्य कला की विशेषता में देखें तो सशक्त कथानक, यानी नाटक का जो कथानक है वो सुव्यवस्थित है, सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, व्यवस्थित है, बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है और घटनाओं से भरपूर है, यानी सारी घटनाएं एक साथ चलती रहती है, ठीक है। इसका कंटेंट बिल्कुल अच्छा है। फिर प्रभावशाली चरित्र चित्रण, स्कंदगुप्त, देवसेना, बंधु वर्मा आदि ये जो कैरेक्टर है इसमें, इनका चित्रण जो है मनोवैज्ञानिक गहराई के साथ किया गया है। कि अगर आप इनको जब इस नाटक को पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं आप मतलब आप अंदर से फील करोगे कि भाई कितना मतलब त्याग करा है स्कंदगुप्त ने इसमें। फिर स्वाभाविक संवाद, संवाद जो है बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सीरियस है, प्रभावशाली तथा पात्रों के अनुकूल है, यानी बहुत ही प्रभावशाली है, पात्र यानी कैरेक्टर के अनुकूल है। इसमें राष्ट्र प्रेम, दर्शन यानी फिलोसफी, भावुकता का सुंदर समन्वय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको इमोशनल कर देगा, रुला देगा, भावुक कर देगा। फिर भाषा शैली, यानी इनकी भाषा शैली जो है संस्कृत निष्ठ है। अब एक चीज समझिए, क्योंकि ये छायावादी कवि है तो संस्कृत निष्ठ इनकी भाषा है, देश प्रेम इनकी कविता में दिखेगा, नायिका, विरह, सब कुछ आपको इनकी कविता में देखने को मिलेगा, प्रकृति प्रेम देखने को मिलेगा और कल्पना देखने को मिलेगी, ठीक है। तो भाषा जो है संस्कृत निष्ठ होते हुए भी अत्यंत साहित्यिक, प्रभावशाली और काव्यमय है, ठीक है। फिर रस योजना, नाटक में मुख्य रूप से वीर रस की प्रधानता है, क्योंकि इसमें जो स्कंदगुप्त होते हैं वो एक योद्धा होते हैं, देश के लिए जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है, वीर रस आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसमें श्रृंगार रस भी है, यानी प्रेम की बात भी है, करुणा, शांत और रौद्र रस का भी सफल प्रयोग देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। जिससे नाटक जो होता है क्या होता है, और ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। अगला पॉइंट है प्रकृति चित्रण, प्रसाद ने अनेक स्थानों पर प्रकृति का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये छायावादी कवि है, कोई भी छायावादी कवि होंगे वो प्रकृति का चित्रण बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो प्रकृति पात्रों की मन स्थिति को व्यक्त करने का माध्यम बना है यहाँ पे, और नाटक की सौंदर्य वृद्धि भी करते हैं प्रकृति के माध्यम से। फिर राष्ट्रीय एकता और त्याग का संदेश, यानी नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारतीय समाज में राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना। प्रसाद का ये संदेश, प्रसाद जी जो है वो ये संदेश देते हैं कि संकट के समय सभी मतभेद भूलकर राष्ट्र की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए, यानी संकट के समय में हमें क्या करना चाहिए, सारे मतभेद भूल जाना चाहिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समग्र मूल्यांकन, यानी स्कंदगुप्त केवल ऐतिहासिक नाटक नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना का महाकाव्यात्मक नाटक है।
यानी कि ये केवल ऐतिहासिक नाटक नहीं है, राष्ट्रीय चेतना जगाता है, ठीक है। और इसमें इतिहास भी है, संस्कृति, भारतीय संस्कृति का गौरव, दर्शन, राजनीति, मानव मूल्य, इन सब चीजों का समन्वय यानी मिश्रण देखने को मिलता है। प्रसाद की जो इतिहास दृष्टि है वो राष्ट्रवादी है, ठीक है, ये राष्ट्र प्रेम दिखेगा इसमें, आदर्शवादी है, सांस्कृतिक चेतना यानी अपने कल्चर के प्रति लोगों को जागरूक करना, कल्चर की महानता को बताना, और नाट्य कला का कथानक, चरित्र, इसमें जो कंटेंट है, कथानक जो है, इसमें चरित्र चित्रण, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इसमें जो डायलॉग्स हैं, इसकी जो लैंग्वेज भाषा है, इसमें रस योजना जो है, सब कुछ क्या है, बेहतरीन है। अब लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी अंततः कहा जा सकता है कि स्कंदगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद की इतिहास दृष्टि तथा नाट्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यानी जयशंकर प्रसाद ने जो नाटक लिखे उसमें स्कंदगुप्त जो है सबसे बेहतर नाटक है, ठीक है, सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने इतिहास को राष्ट्र जागरण का माध्यम बनाकर भारतीय संस्कृति, हमारे राष्ट्रीय गौरव, हमारे आदर्श नेतृत्व की स्थापना की है, ठीक है। और हमारा ये जो मतलब नाटक है ना, ये स्कंदगुप्त, ये हिंदी साहित्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटकों में गिना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, आधे अधूरे नाटक के महत्व पे प्रकाश डालिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। ये मोहन राकेश जी जो है, इनका सबसे बेस्ट नाटक माना जाता है आधे अधूरे, और ये बहुत ही ज्यादा चर्चित है, बहुत ज्यादा फेमस नाटक है। आधुनिक हिंदी रंगमंच की का प्रतिनिधि नाटक माना जाता है, यानी हमारा जो आधुनिक जो हिंदी रंगमंच है उसमें जो ये आधुनिक हिंदी रंगमंच का नाटक माना जाता है, ठीक है। ये नाटक जो है स्वतंत्रता और उत्तर भारतीय मध्य वर्गीय परिवार के जीवन, उसके विघटन, मानसिक तनाव, आर्थिक संघर्ष और बदलते पारिवारिक संबंधों का चित्रण करता है। इस नाटक में क्या है, स्वतंत्रता के बारे में आपको मिलेगा जानकारी, फिर भारतीय जो मध्य वर्गीय जो परिवार है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी मिलती है, फिर उनके जो विघटन हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिलती है, मानसिक तनाव देखने को मिलेगा, आर्थिक संघर्ष तथा पारिवारिक जो संबंध बदल रहे हैं, इन सभी का चित्रण आपको आधे अधूरे नाटक में देखने को मिलता है। इस नाटक में हिंदी नाट्य साहित्य को नई दिशा प्रदान की गई है और आधुनिक जीवन की जटिलताओं को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त किया गया है, ठीक है। यानी जो आधुनिक जीवन है, जो लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, उनके जीवन में जो जटिलता आ रही है, समस्या आ रही है, वो सारी चीजों को यहाँ पे व्यक्त किया गया है। तो पहला पॉइंट है आधुनिक हिंदी नाटक का प्रतिनिधि नाटक, यानी आधे अधूरी जो है ये आधुनिक हिंदी नाटक जो है इसका प्रतिनिधि माना जाता है। इसमें क्या है, इसमें पारंपरिक आदर्शवाद के स्थान पर आधुनिक जीवन की वास्तविक समस्या और संघर्षों को केंद्र में रखा गया है। यानी आदर्शवाद को इसमें नहीं दिखाया गया है, बल्कि जो लोगों के वास्तविक जीवन में जो समस्या है, जो संघर्ष है, वो इसमें बताया गया है। इस कारण ये आधुनिक संवेदनाओं का सशक्त दस्तावेज बन गया है, ठीक है। यानी इसमें यथार्थ दिखाया गया है, सच्चाई दिखाई गई है। फिर मध्य वर्गीय जीवन का यथार्थ चित्रण, यानी नाटक का सबसे बड़ा महत्व जो है, इसमें जो भारतीय मध्य वर्गीय यानी जो मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, इसकी जो आर्थिक कठिनाइयां हैं, मानसिक तनाव यानी पैसों को लेकर तंगी रहती है, मानसिक तनाव रहता है, असुरक्षा, बेरोजगारी की समस्या, पारिवारिक विघटन, इन सब का बहुत ही यथार्थ चित्रण किया गया है, एकदम सच्चा चित्रण है। आप देखोगे कहीं ना कहीं इस नाटक को पढ़ोगे तो आपको इमोशनल कर देगा, ठीक है, रुला देगा। आज भी ये चित्रण जो है उतना ही प्रासंगिक देखने को लगता है, क्योंकि आज के समाज में भी ये चीजें देखने को मिलती है, आज भी बेरोजगारी है, आज भी गरीबी है, आज भी लोग परेशान है, ठीक है। तो ये चीज आपको आज के समय में भी देखने को मिलती है। इसके बाद अगला पॉइंट है पारिवारिक विघटन की समस्या। तो इस नाटक में परिवार केवल एक सामाजिक संस्था नहीं है, बल्कि टूटते हुए संबंधों का प्रतीक बन जाता है। यानी ये जो नाटक है इसमें परिवार केवल एक सामाजिक संस्था नहीं है, बल्कि क्या है, परिवार जो है टूटते हुए संबंधों का प्रतीक बन जाता है, क्योंकि परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, इनके बीच में क्या है, दूरियां बढ़ रही है, अविश्वास पैदा हो रहा है, संवादहीनता यानी आपस में बात नहीं करते हैं। तो ये चीजें जो है ये इसके नाटक में दिखाई गई है, ठीक है, इस नाटक में। और ऐसी चीजें आपको आज के समाज में भी देखने को मिलती है, तो आज भी इसका रेलेवेंस है, यानी आज भी ये प्रासंगिक है। अगला पॉइंट है स्त्री चेतना का प्रभावशाली चित्रण। नाटक की जो नायिका है उनका नाम है सावित्री। सावित्री जो है आधुनिक भारतीय स्त्री का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो आज के समय में जो भारतीय स्त्री हैं वो आर्थिक और मानसिक रूप से सुरक्षित जीवन चाहती हैं, कि आर्थिक रूप से भी भाई उनके पास पैसा हो, मानसिक रूप से एक सुरक्षित जीवन हो, ये चाहती हैं वो, लेकिन उसे हर संबंध में अधूरापन मिलता है। इस प्रकार नाटक जो है स्त्री की अस्मिता, स्त्री का संघर्ष, उसके आत्मसम्मान को प्रमुखता देता है। आधुनिक मनुष्य के अधूरेपन का प्रतीक। आधे आधे अधूरे का शीर्षक ही नाटक के मूल संदेश को स्पष्ट करता है, ठीक है, नाम से ही आपको पता लग रहा है आधे अधूरे, यानी कि कुछ आधे अधूरे की बात यहाँ पे चल रही है। इसमें प्रत्येक पात्र किसी ना किसी रूप में अधूरा है।
कोई आर्थिक रूप से, कोई मानसिक रूप से, कोई भावनात्मक रूप से, और कोई नैतिक रूप से, सभी अधूरे हैं, सभी परेशान है। ठीक है, यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है और इसको इन्होंने अपने नाटक में दिखाया है। मनोवैज्ञानिक गहराई। मोहन राकेश ने पात्रों के बाहरी व्यवहार के साथ साथ उनके आंतरिक संघर्ष, अकेलेपन, असंतोष, मानसिक द्वंद्व और अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया है। कहने का मतलब क्या है कि इस ये जो नाटक है, इसके जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, इसके जो पात्र है, इसका जो बाहरी व्यवहार है वो तो बताया गया, उसके साथ साथ जो आंतरिक संघर्ष है उसको दिखाया गया। लोग अकेलेपन, यानी कहने का मतलब है कि लोगों के अंदर से अकेलापन फील करते हैं। ठीक है, असंतोष है यानी सेटिस्फाई नहीं रहते लोग, मानसिक द्वंद्व में जी रहे होते हैं। बहुत ही सूक्ष्म चित्रण, इसमें बहुत गहराई से चित्रण किया गया है। फिर यथार्थवादी नाट्य शिल्प। नाटक में कृत्रिम घटनाओं के स्थान पर दैनिक जीवन की सामान्य परिस्थितियों को प्रस्तुत किया गया है। कृत्रिम घटना का मतलब होता है बनावटी घटना नहीं डाल रखी, बल्कि जो डेली लाइफ होती है हमारी, जो हमारे दैनिक जीवन में जो सामान्य परिस्थितियां होती है, जो हम अपने जीवन में फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। फिर भाषा, संवाद, पात्र, वातावरण सभी स्वाभाविक एवं यथार्थवादी हैं। इससे नाटक अधिक विश्वसनीय बन जाता है। इससे क्या होता है, नाटक जो होता है और ज्यादा विश्वसनीय बन जाता है। फिर अगला पॉइंट है रंगमंचीय महत्व, यानी आधे अधूरे रंगमंच की दृष्टि से अत्यंत सफल नाटक है, क्योंकि इसको रंगमंच पे अच्छे से प्ले किया जा सकता है, इसको परफॉर्म किया जा सकता है। इसमें कैरेक्टर बहुत कम है, एक ही पारिवारिक परिवेश की बात चलती है, प्रभावशाली संवाद यानी डायलॉग छोटे संवाद हैं और प्रभावशाली है। सशक्त अभिनय की संभावना यानी बेहतरीन अभिनय किया जा सकता है, मंच पे इसको बहुत ज्यादा अच्छे से प्रस्तुत किया जा सकता है। यही कारण है कि इसका अनेक बार सफल मंचन किया जा चुका है। ठीक है, फिर सामाजिक प्रासंगिकता। ये नाटक केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि आधुनिक समाज, आज का जो समाज है, इसकी बदलती हुई जो जीवन शैली है, जो इसके नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, लाइफस्टाइल बदल रहा है, उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, ठीक है, अकेलापन लोगों के जीवन में आ रहा है, संबंध जो है संकट में पड़ रहे हैं, इन सभी चीजों का चित्रण इन्होंने किया है, जो कि आज के समाज में भी प्रासंगिक है। फिर हिंदी नाट्य साहित्य में योगदान, यानी आधे अधूरा जो नाटक है, इसने हिंदी नाटक को नई विषय वस्तु यानी नया कंटेंट दिया है, नई संवेदनाएं और आधुनिक अभिव्यक्ति प्रदान की है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के नाटक नहीं लिखे जाते थे, ये बिल्कुल यूनिक नाटक था। इस नाटक ने ये सिद्ध किया है कि साधारण पारिवारिक जीवन की गंभीर साहित्य का विषय बन सकता है। ठीक है, यानी कि जो साधारण पारिवारिक जीवन होता है, जो आम लोगों का जो जीवन है, परिवार की जो कहानी है, वो भी एक गंभीर साहित्य का विषय बना दिया है इसको। ठीक है, इसी कारण इसे आधुनिक हिंदी रंगमंच की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। समग्र मूल्यांकन में आपको वही सारी बातें बतानी है जो हमने पढ़ी थी, यानी आधे अधूरे का जो महत्व है वो केवल एक परिवार की कोई घटना नहीं है, बल्कि आधुनिक जो मनुष्य है उसकी मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक जो त्रासदी है उसका वर्णन है। ठीक है, आप इस अगर नाटक को पढ़ोगे तो आप इसको अपने आप से जोड़ कर देखोगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये हमारे जैसे लोगों की कहानी है। ठीक है, इसमें कोई भी बनावटी आर्टिफिशियल चीजें नहीं है, कृत्रिम चीजें नहीं है, बल्कि आम लोगों का जो जीवन होता है वो बातें बताई गई है। एंड में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी कहा जा सकता है कि आधे अधूरे जो आधुनिक हिंदी नाट्य साहित्य की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मोहन राकेश ने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है। ठीक है, इसमें मनुष्य के जीवन के बारे में बताया कि किस तरीके से वो हमेशा मतलब सेटिस्फाई नहीं रहते। ठीक है, संतोष उनके अंदर नहीं रहता है, कहीं ना कहीं अधूरापन, अकेलापन उनके जीवन में है। अगला क्वेश्चन है कि क्या तांबे के कीड़े, ठीक है, तांबे के कीड़े को एक सफल एकांकी कहा जा सकता है? आपको इसका उत्तर देना है, क्या ये जो तांबे के कीड़े जो एकांकी है, क्या ये सफल है, बेहतरीन है? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, भुवनेश्वर जो है हिंदी के प्रमुख आधुनिक नाटककार में इनको गिना जाता है। इनकी एक एकांकी है जिसका नाम है तांबे के कीड़े। हिंदी नाट्य साहित्य में इन्होंने प्रयोगधर्मी और प्रतीकात्मक एकांकी के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक उठाए हैं ना, मतलब इस तरीके के ये एकांकी या फिर नाटक लिखते हैं जो बहुत ही ज्यादा यूनिक होते हैं। तो ये तांबे की जो कीड़े, ये जो एकांकी है, ये भी थोड़ी अलग है, इन्होंने एक तरीके से प्रयोग करा है, आप ये मान लो। ये पारंपरिक कथानक, स्पष्ट घटना और आदर्शवादी दृष्टि से अलग हटकर, यानी जो पारंपरिक जो कथानक होते थे, जो पुरानी घटनाएं होती थी, जो आदर्शवादी दृष्टि होती थी, वैसा नहीं लिखा, उससे अलग हटकर आधुनिक मनुष्य यानी आज के समय में जो मनुष्य है उसकी जो मानसिक स्थिति है, उसका जो अकेलापन है, उसके मन में जो डर है, विघटन, जीवन की जो निरर्थकता है, उसको इन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है, यही कारण है कि इसे लेकर आलोचकों के बीच में मतभेद है। अतः इसे सफल एकांकी मानने से पहले इसके गुण और इसकी सीमा दोनों पे हमको विचार करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि ये सफल है या नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग कंटेंट है, जैसा इससे पहले वाला हमने पढ़ा था उससे ही मिलता जुलता है। यानी इसमें लोगों के जीवन के बारे में बता रखा है, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में बता रखा है, उनके अकेलेपन के बारे में बता रखा है, ठीक है, और भय और विघटन के बारे में बता रखा है।
तो आधुनिक प्रयोगधर्मी एकांकी तांबे के कीड़े जो हैं ये हिंदी के प्रारंभिक प्रयोगवादी एकांकियों में इसको गिना जाता है। इसमें क्या है, पारंपरिक कथा जो पहले चलती थी उसके स्थान पर प्रतीक और मनोवैज्ञानिक स्थितियों को ज्यादा महत्व दिया गया है। इस दृष्टि से ये हिंदी एकांकी साहित्य को एक नई दिशा देती है, क्योंकि बिल्कुल अलग तरीके से इन्होंने इसको लिखा है, एक अलग थीम पर इसको लिखा हुआ है। ठीक है, प्रतीकात्मकता इसकी सबसे बड़ी विशेषता, नाटक में तांबे के कीड़े केवल वास्तविक कीड़े नहीं है, मतलब असली के कीड़े नहीं है, बल्कि आधुनिक सभ्यता की अमानवीयता, आज के समय में जो अमानवीयता होती जा रही है, जो भय है, ठीक है, लोगों के मानवता खत्म होती जा रही है, लोग डर में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, मशीनवाद हो गया, लोगों को मशीन बना दिया गया है, वो 9 to 5 वाली जॉब और दिन रात मशीन की तरह काम करते रहो। मनुष्य के भीतर फैलते हुए जो मानसिक रोग है, ठीक है, इन रोगों के प्रतीक के रूप में तांबे के कीड़े इन्होंने बताया हुआ है। और ये प्रतीकात्मक शैली है, यानी तांबे के कीड़े को प्रतीक के रूप में दिखा रखा है। नेक्स्ट है आधुनिक जीवन की विडंबना का चित्रण। इस एकांकी में जो आधुनिक मनुष्य है वो असुरक्षा में रहता है, अकेलापन है उसके मन में, भय है, घुटन वाला जीवन जीता है, अस्तित्व का संकट है उसके सामने। ठीक है, लेखक ये दिखाते हैं कि बाहरी प्रगति, यानी बाहर से तो प्रगति हो रही है, लेकिन मनुष्य भीतर से असंतुष्ट है, असुरक्षित है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, कई बार क्या होता है कि बहुत अमीर लोग होते हैं, हीरो हीरोइन, बहुत पैसा होता है उनके पास, लेकिन वो सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि पैसा वगैरह सब कुछ है, यानी बाहर से तो प्रगति सब कुछ दिख रही है, लेकिन अंदर से वो असंतुष्ट हैं, अंदर से असुरक्षित हैं, कोई ना कोई समस्या है उनके सामने। ठीक है, अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक गहराई। नाटक की घटनाओं से अधिक पात्रों की मानसिक स्थिति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके भय, इनका भ्रम, इनका तनाव, आंतरिक संघर्ष का चित्रण ये बहुत ही प्रभावशाली तरीके से यहाँ पे किया गया है। यही कारण है कि यह आधुनिकता का प्रमाण है। ठीक है, यानी नाटक की जो घटना है, इसकी घटनाओं से ज्यादा इसमें जो पात्र है उनकी मानसिक स्थिति को ज्यादा दिखाया गया है, कि उनके मन में भय रहता है, भ्रम रहता है, तनाव रहता है। ठीक है, ये बातें हैं। फिर रंगमंचीय नवीनता, यानी ये जो एकांकी है, इसको मंच में जब प्रस्तुत किया जाएगा तो इसके जो संवाद है, वातावरण है, इसके जो प्रतीक है, इसका प्रयोग जो है बिल्कुल नया है, बिल्कुल नए तरीके से इसको मंचन किया जा सकता है। इसमें कैरेक्टर बहुत ही सीमित है, लिमिटेड लोग हैं, वातावरण के माध्यम से ही गहरा प्रभाव इसमें उत्पन्न किया गया है, जिससे इसकी रंगमंचिता जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है भाषा और संवाद। भाषा सरल है और सांकेतिक है। सरल भाषा है, कहीं ना कहीं संकेत करती है किसी दूसरी घटना की तरफ। फिर संवाद छोटे हैं, डायलॉग छोटे हैं, प्रभावशाली हैं। ठीक है, और कई स्थानों पर तो संवाद जो है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट अर्थ से अधिक अप्रत्यक्ष संकेत देते हैं। ठीक है, सीधा सीधा उसका मतलब नहीं है कुछ, मतलब किसी दूसरी तरफ इशारा करते हैं। संकेतात्मक, सांकेतिक या संकेतात्मक इसीलिए कहा जा रहा है इसको। ठीक है, फिर सफल एकांकी कहे जाने के पक्ष में तर्क। इसे सफल एकांकी इसलिए माना जा सकता है क्योंकि ये हिंदी में आधुनिक प्रयोगधर्मी एकांकी का महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि बिल्कुल हटकर एक यूनिक टॉपिक पे इसको लिखा गया था। इसमें नवीन प्रतीकों का बहुत ज्यादा सुंदर प्रयोग किया गया है। आधुनिक मनुष्य की मानसिक पीड़ा का यथार्थ चित्रण आपको इसमें देखने को मिलेगा, कि आज के समय में मनुष्य जो है मानसिक रूप से डिप्रेशन में है, टेंशन में है, तनाव में है। ठीक है, उसकी स्थिति दिखाई गई है। रंगमंचीय दृष्टि से यह प्रभावशाली और विचारोत्तेजक है, यानी रंगमंच की दृष्टि से देखें तो प्रभावशाली तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको विचार करने के लिए भी मजबूर कर देता है। ठीक है, और हिंदी एकांकी साहित्य को एक नई दिशा देने वाला है, तो इसको आप सफल एकांकी मान सकते हो। हालांकि कुछ आलोचक भी हैं, यानी जो इसका विरोध भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरी ओर कुछ आलोचक हैं जो इसका विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि ये सफल एकांकी नहीं है। ठीक है, इसका कथानक स्पष्ट और क्रमबद्ध नहीं है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। प्रतीकों की अधिकता है, यानी ज्यादा प्रतीक इसमें डाल रखे हैं। ठीक है, सामान्य पाठक जो है इसको आसानी से नहीं समझ पाएंगे। पात्र की अपेक्षा विचार अधिक प्रमुख हो जाता है इसमें, इसलिए इसको सफल नहीं मान सकते। ठीक है, मनोरंजन की अपेक्षा बौद्धिकता अधिक है, यानी मनोरंजन नहीं कर रहा बल्कि लोगों को सोचने पे ज्यादा मजबूर कर रहा है, तो इसलिए कुछ जो विद्वान है इसको सफल एकांकी नहीं मानते हैं, और कुछ विद्वान इसको सफल एकांकी मानते हैं। ठीक है, तो विद्वानों में इसमें क्या है, मतभेद है। आप इसका सतर्क मूल्यांकन लिखोगे लास्ट लास्ट में, कि यदि पारंपरिक एकांकी की कसौटी, जैसे स्पष्ट कथानक, पारंपरिक जो एकांकी होती थी उसमें क्या होता था, क्लियर होता था कथानक, कंटेंट वगैरह जो होता था क्लियर होता था, सारी घटनाएं क्लियर होती थी, सारे पात्र क्लियर होते थे। ठीक है, फिर घटना जो थी निरंतर होती थी, पहले एक घटना होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, सरल संदेश होता था। अगर इसको आधार बनाया जाए तो तांबे के जो कीड़े हैं ये कुछ सीमित दिखाई देगा, आपको उतना स्पष्ट नहीं दिखेगा। लेकिन यदि आधुनिक साहित्य की नजर से देखें, प्रयोग धर्मिता की नजर से देखें, प्रतीकात्मकता के नजरिए से देखें, तो ये बेस्ट माना जा सकता है। ठीक है,
अब हिंदी साहित्य में क्या महत्व है, तो तांबे के कीड़े ने एक हिंदी एकांकी को नए विषय वस्तु, नई शैली यानी एक नया कंटेंट दिया है, नई शैली यानी लिखने का एक नया तरीका दिया है, नई अभिव्यक्ति प्रदान की है, ठीक है। यानी ऐसा कंटेंट पहले नहीं लिखा था किसी ने, ये बिल्कुल यूनिक था, बिल्कुल हटकर था। एंड में आपको निष्कर्ष बताना है कि तांबे के कीड़े को सतर्क अर्थों में एक सफल एकांकी माना जा सकता है। ये पारंपरिक एकांकी से थोड़ा सा अलग है और आधुनिक जीवन की विडंबना बताती है, लोगों के मानसिक संकट को बताती है, लोगों के मन में जो भय है, ठीक है, अस्तित्व को लेके जो प्रश्न है, जो द्वंद्व है, इसको दिखाती है। तो ये बातें आपको यहाँ पे बतानी। अगला क्वेश्चन है कि हरिशंकर परसाई, इनकी व्यंग कला आपको उदाहरण सहित बताना है, ठीक है, इसका परिचय देना है। देखो हरिशंकर परसाई जो है ये जाने जाते हैं सटायर के लिए, यानी व्यंग लिखते हैं, ठीक है। आपने भोला राम का जीव अगर कभी कहानी पढ़ी हो, या 10 डे फास्ट, 10 दिन का उपवास एक स्टोरी है, या फिर आपने और भी इनकी कई सारी व्यंग रचनाएं हैं, ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये बेहतरीन मतलब व्यंग लिखने के लिए जाने जाते हैं। हरिशंकर परसाई जो है हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ व्यंगकारों में गिने जाते हैं। इन्होंने अपने व्यंग के माध्यम से समाज और हमारी राजनीति, धर्म, शिक्षा, नौकरशाही, मध्यम वर्गीय जो जीवन है, इसकी जो विसंगतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, इस पे इन्होंने तीखा प्रहार किया है, ठीक है। इनका जो व्यंग है वो केवल हंसाने के लिए नहीं है, बल्कि समाज की जो बुराइयां हैं इसको उजागर करके पाठक को, यानी जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, ऑडियंस है, उसको सोचने के लिए मजबूर करती है, ठीक है। इनकी रचनाओं में आपको यथार्थ यानी सच्चाई दिखेगी, तर्क, लॉजिक दिखेगा, ठीक है, मानवीय संवेदना, सामाजिक चेतना, इन सभी चीजों का समन्वय देखने को मिलता है। तो व्यंग की सामाजिक चेतना, तो परसाई, हरिशंकर परसाई का व्यंग जो है समाज सुधार की भावना से प्रेरित है। ये क्या है, अपने व्यंग के माध्यम से समाज में सुधार लाना चाहते हैं। सामाजिक जो पाखंड है, जो समाज में अंधविश्वास है, भ्रष्टाचार है, अवसरवादिता है, नैतिक पतन जो हो रहा है, इस पे ये बहुत ही तीखा प्रहार करते हैं। इनका उद्देश्य केवल आलोचना करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है यथार्थवादी दृष्टिकोण। इनकी रचनाएं जो है वो जीवन की वास्तविक समस्याओं पे आधारित होती हैं। जो जीवन की जो रियल स्टोरी है उस पे इनकी रचनाएं आधारित हैं। ये काल्पनिक दुनिया की बजाय आम आदमी का जो जीवन है, उसकी जो परेशानियां हैं और जो सामाजिक विसंगतियां हैं, उनको अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि कल्पना डाल दी, असल में जो एक्चुअल में जो आम आदमी की जो समस्या है उसको इन्होंने निशाना बनाया और उस पे इन्होंने लिखा है। तीखा किंतु सार्थक व्यंग, यानी इनका व्यंग बहुत तीखा है, लेकिन परंतु कटु नहीं है। इसमें आपको हास्य भी यानी हंसी भी आएगी, इसके साथ साथ गहरी सामाजिक संवेदना से जुड़ी रहती है। वो व्यक्ति नहीं बल्कि उसकी गलत प्रवृत्ति और सामाजिक बुराइयों पे प्रहार करते हैं, ठीक है। हास्य और व्यंग का संतुलन, उनकी रचनाओं में हास्य और व्यंग का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। पाठक जो है वो पहले मुस्कुराएगा, फिर एकदम से सीरियस हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा, और समाज की जो वास्तविक स्थिति है उसको सोचने लग जाएगा, यानी कि उस पर विचार करने लग जाएगा, ठीक है। सरल एवं प्रभावशाली भाषा, परसाई की भाषा जो है बहुत ही सरल है, सिंपल भाषा में लिखते हैं, बोलचाल की सहज भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कठिन शब्दों के स्थान पे सामान्य जो जनजीवन की भाषा है उसका प्रयोग करते हैं, सिंपल शब्द लिखते हैं, ठीक है, जिससे इनकी रचना जो है सभी वर्गों के पाठक तक आसानी से पहुंच पाती है। फिर मध्यम वर्गीय जो जीवन है इसका चित्रण, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें इन्होंने भारतीय मध्यम वर्ग जो है उसकी मानसिकता को दिखाया है, उसके आर्थिक संघर्ष को दिखाया है, ठीक है। और जो दिखावा है, दिखावे की जो आजकल चलन है, अवसरवादिता है, और जो दोहरे चरित्र है, इसका इन्होंने चित्रण कर रखा है। इस कारण इनका व्यंग जो है बहुत ही जीवंत लगता है, विश्वसनीय बन जाता है। राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार पे प्रहार, तो हरिशंकर परसाई ने नेताओं, अधिकारियों और सत्ता के दुरुपयोग पर खुलकर व्यंग किया है, ठीक है। नेताओं के ऊपर व्यंग करते हैं, अधिकारियों के ऊपर करता है, सत्ता का जो दुरुपयोग है इस पे लिखा है। इन्होंने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, सत्ता लोलुपता यानी सत्ता का लालच, प्रशासनिक अव्यवस्था को अपनी रचनाओं का प्रमुख विषय बनाया है। मनोवैज्ञानिक गहराई, इनका व्यंग जो है केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मनुष्य के मानसिक प्रवृत्तियां, मनुष्य का जो स्वार्थ है, लालच है, अहंकार है, ठीक है, भय जो है, इसको बहुत ही सूक्ष्म रूप से इन्होंने विश्लेषण करके इसके बारे में लिखा है। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पे है भोला राम का जीव। ये क्या है, भोला राम का जीव जो है ये सरकारी तंत्र, ये जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें फाइल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, फिर तीसरे व्यक्ति, फिर चौथे व्यक्ति तक जाती है, और हर व्यक्ति फाइल पास करने के लिए रिश्वत लेता है। तो जो लाल फीताशाही है, यानी काम का देरी देरी से होना, और फिर उसमें हर जगह भ्रष्टाचार, इस पे बहुत तगड़ा व्यंग करते हैं,
ठीक है। फिर सदाचार का ताबीज, इसमें समाज के जो दिखावटी नैतिक मूल्य हैं, जो पाखंड है, इसका चित्रण किया गया है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, यानी इसमें लोकतंत्र की विडंबना के बारे में इन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो ये इनके कुछ व्यंग है जो आपका मनोरंजन, मनोरंजन तो चलो होगा, लेकिन ये समाज को में परिवर्तन का एक माध्यम मेन है। ठीक है, ये माना जाता है। हिंदी व्यंग साहित्य में इनका क्या योगदान है? तो इन्होंने जो व्यंग लिखा है ना, इससे हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां मिली है। ठीक है, ये केवल हास्य यानी हास्य की विधा नहीं है, बल्कि गंभीर जो सामाजिक मुद्दे हैं उसको इन्होंने अपना कंटेंट बनाया है। ठीक है, उसी के ऊपर इन्होंने लिखा है। हरिशंकर परसाई की व्यंग कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें आपको हास्य मिलेगा, यथार्थ यानी सच्चाई मिलेगी, फिर इसमें सामाजिक चेतना, तर्क, संवेदना, मानवीय दृष्टि, इन सब चीजों का समन्वय देखने को मिलता है। तो इनका व्यंग जो है समाज की बुराइयों को उजागर करने के साथ साथ सुधार की प्रेरणा देता है। ठीक है, इसी कारण वे हिंदी के सबसे बेस्ट व्यंग्यकार माने जाते हैं। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है कि हरिशंकर परसाई जो है वो बहुत अच्छे व्यंगकार माने जाते हैं, व्यंग लिखते हैं। इनका उद्देश्य केवल हास्य अ, मतलब मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि लोगों को सोचने के लिए मजबूर करना है अपनी व्यवस्था के बारे में। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हैं, जो नैतिक पतन हो रहा है, जो पाखंड है, जो विसंगति है, इन चीजों को इन्होंने मुद्दा बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नुक्कड़ नाटक की विशेषताओं के संदर्भ में औरत का विवेचन कीजिए। ठीक है, अब ध्यान से समझना है आपको। औरत जो है एक प्रसिद्ध नुक्कड़ नाटक है। नुक्कड़ नाटक आप देखते हो ना, जो गली मोहल्ले कोने में साइड में कहीं पे भी चौराहे पे कर दिया जाता है नाटक, तो नुक्कड़ नाटक होते हैं। तो औरत एक प्रसिद्ध नुक्कड़ नाटक है जिसमें भारतीय समाज में जो स्त्री की स्थिति है, यानी जो महिला की स्थिति है, उस पर होने वाले जो शोषण है, यानी उनका जो शोषण होता है, उनके साथ जो लैंगिक भेदभाव होता है, सामाजिक जो अन्याय होता है, इसको बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ये नाटक जो है नुक्कड़ नाटक की सभी प्रमुख विशेषताएं, विशेषता कौन कौन सी है? जैसे कि इसमें सरलता है, जनसंपर्क है, सामाजिक चेतना। ठीक है, जनसंपर्क यानी जनता से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाता है, सामाजिक चेतना यानी समाज में जागरूकता फैलाता है, प्रत्यक्ष संवाद यानी डायरेक्ट संवाद है। ठीक है, जन जागरण यानी जनता को जागरूक करने का अपने भीतर समाहित करता है, यानी ये सारी क्वालिटी जो है अपने भीतर समाहित करता है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है और परिवर्तन के लिए प्रेरित करना है। तो नुक्कड़ नाटक का स्वरूप, नुक्कड़ नाटक जो होते हैं खुले स्थानों पे, जैसे सड़क पे हो गया, चौराहे पे हो गया, बाजार में, मोहल्ले में, बिना भय, बिना मंच सज्जा के प्रस्तुत किया जाता है। अब इसमें कोई स्टेज नहीं बनानी पड़ती। ठीक है, कुछ लोग कहीं पे भी ये नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। इसका सीधा संबंध जो है आम जनता से होता है। औरत जो है वो इसी परंपरा का प्रभावशाली नाटक है। ठीक है, यानी कि ये जो औरत नाटक है ये क्या है? नुक्कड़ नाटक है। फिर स्त्री समस्या को केंद्र में रखना, यानी इस नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारतीय स्त्री है इसका इसमें संघर्ष बताया गया है। इसमें दिखाया गया है कि जन्म से लेकर विवाह तक, सामाजिक जीवन तक स्त्री जो होती है अनेक प्रकार का उसके साथ भेदभाव होता है, उसका शोषण होता है, अन्याय का सामना करती है वो। ये विषय जो है आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। सामाजिक चेतना का विकास, नाटक जो है समाज में जो दहेज प्रथा है, स्त्री उत्पीड़न है, ठीक है, लैंगिक असमानता है, और जो लड़का लड़की में भेद होता है, रूढ़ीवादी जो पुरानी सोच है उस पर तीखा प्रहार करता है। ये दर्शकों को इन कुरीति यानी ये जो बुराइयां हैं इसके विरुद्ध सोचने और विरोध करने के लिए प्रेरणा देता है। सरल और बोलचाल की भाषा, यानी इसकी जो भाषा है वो सरल है, जनभाषा है, यानी जनता आसानी से समझ सके। औरत में भी सहज बोलचाल की भाषा तथा छोटे छोटे प्रभावशाली संवाद। ठीक है, क्योंकि छोटे संवाद हैं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी नाटक होगा ना, या नुक्कड़ नाटक हो, कोई भी नाटक हो, उसमें जो डायलॉग्स होते हैं वो हमेशा छोटे होने चाहिए, जिससे संदेश जो है सीधे दर्शकों तक पहुंचता है। प्रत्यक्ष संवाद और दर्शकों की सहभागिता, यानी इस नाटक में पात्र जो होता है केवल आपस में संवाद नहीं करते, बल्कि कई बार सीधे दर्शकों से भी संवाद स्थापित करते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उनको देख रहे होते हैं। इससे दर्शक केवल देखने वाले नहीं रहते, बल्कि नाटक में सक्रिय हिस्सा बन जाते हैं। मंच सज्जा का अभाव, यानी आप देखो यहाँ पे कोई मंच बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी इसे किया जा सकता है। तो औरत में महंगे मंच, पर्दे या विशेष प्रकार जो प्रकाश होता है या लाइटिंग होती है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। कोई स्टेज सजाने की जरूरत नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं चाहिए, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह भी नहीं है, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, सामान्य वेशभूषा होती है, सीमित साधनों से इसका सफल मंचन किया जा सकता है, और यह नुक्कड़ नाटक की प्रमुख विशेषता होती है।
गीत भी, नारे और सामूहिक प्रस्तुति इसमें होती है, यानी इस नाटक में गीत गाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, तालियां बजाई जाती है, ठीक है। सामूहिक संवाद का प्रयोग किया जाता है, लोगों से संवाद होता है, और इससे वातावरण जो होता है क्या हो जाता है, ऊर्जावान बन जाता है। दर्शक जो होते हैं वो भी उनका ध्यान जो है इसमें बना रहता है, साथ ही संदेश भी जो होता है प्रभावशाली तरीके से लोगों तक पहुंच पाता है। यथार्थवादी प्रस्तुति, यानी नाटक में काल्पनिक घटनाओं की अपेक्षा वास्तविक जो सामाजिक समस्या है इसका चित्रण किया गया है। स्त्री के दैनिक जीवन के संघर्ष को स्वाभाविक और यथार्थ रूप से इसमें प्रस्तुत किया गया है, जिससे दर्शक स्वयं को इससे जोड़ पाते हैं। अगला पॉइंट है जन जागरण का उद्देश्य। औरत का उद्देश्य केवल समस्या दिखाना नहीं है, बल्कि समाज में परिवर्तन की चेतना जगाना है, ठीक है। ये स्त्री पुरुष समानता, सम्मान, शिक्षा और अधिकारों की आवश्यकता पे बल देता है। यानी इसका उद्देश्य ये नहीं है कि केवल लोगों को समस्या दिखानी है, बल्कि समाज में परिवर्तन करना है, लोगों को जागरूक करना है, स्त्री पुरुष के बीच में जो भेदभाव होता है उसको खत्म करना है, समानता लेकर आनी है, ठीक है। सम्मान, शिक्षा और अधिकारों के की आवश्यकता पे ये बल देता है। ये इसका क्या है, मेन संदेश है। रंगमंचीय प्रभावशीलता, ये जो नाटक है छोटे समूह के द्वारा कहीं भी आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसकी तेज गति, प्रभावशाली संवाद, सामूहिक अभिनय और सीधा संदेश इसको क्या करता है, इसको प्रभावी नुक्कड़ नाटक बना देता है। और ये आपको पता है ये नुक्कड़ नाटक कहीं पे भी किया जा सकता है, किसी बाजार में, किसी सड़क पे, किसी चौराहे पे, किसी खाली जगह पे, ठीक है। तो ये लोगों को, इसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों को जागरूक करना। समग्र मूल्यांकन देखते हैं, यानी औरत नुक्कड़ नाटक की सभी प्रमुख विशेषताओं को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करता है। यानी ये जो औरत नुक्कड़ नाटक है ये सभी प्रमुख विशेषता जो है इसको सही से प्रस्तुत करता है। इसमें जो सामाजिक यथार्थ जो है, स्त्री चेतना, सरल भाषा, जनसंपर्क, सामूहिक अभिनय, गीत, नारे, परिवर्तन का संदेश, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी कहा जा सकता है कि जो औरत है वो एक सफल नुक्कड़ नाटक है। ये स्त्री की वास्तविक जो समस्या है उसको जनसाधारण यानी जनता के सामने सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करता है। अपनी जनभाषा, प्रत्यक्ष संवाद और सामाजिक सरोकार और जागरूकता पैदा करने वाली शैली के कारण ये हिंदी नुक्कड़ नाटक की सबसे महत्वपूर्ण रचना इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली की का विवेचन कीजिए। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है इनका जो निबंध लिखने का जो तरीका है, शैली यानी स्टाइल है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो हिंदी के महान निबंधकार हैं, यानी हिंदी के बेस्ट निबंधकार माने जाते हैं। आलोचक भी हैं और साहित्य इतिहासकार भी हैं, ठीक है। इन्होंने काल विभाजन वगैरह भी दिया हुआ है। इन्होंने हिंदी निबंध को विचार प्रधान यानी ऐसा बनाया जिससे लोग उसको सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, वैज्ञानिक और गंभीर स्वरूप प्रदान किया है, ठीक है। निबंध को लिखने का बिल्कुल तरीका बदल दिया इन्होंने। इनके निबंध जो है केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि तर्क यानी इसके पीछे लॉजिक होता है, विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी संपन्न है। इनकी निबंध शैली में विद्वता आपको दिखेगी, मौलिकता दिखेगी, कुछ नयापन है, और ये बहुत ही मतलब समाज समाजोपयोगिता यानी समाज के लिए उपयोगी है, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। अब विचार प्रधान शैली को देखते हैं, यानी शुक्ल जी के निबंधों की सबसे प्रमुख विशेषता जो है उनकी विचार प्रधानता है, ठीक है। यानी ये शैली है, यानी लिखने का तरीका है। वो प्रत्येक विषय पर बहुत गहन अध्ययन करते हैं और तर्कपूर्ण तरीके से यानी लॉजिकल तरीके से अपने विचार उस पर प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। इनका निबंध जो है वो पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप इनका कोई भी निबंध पढ़ लो, आपको कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करेगा, ऐसा ये लिखते हैं। तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इनकी जो शैली है यानी लिखने का जो स्टाइल है, इसमें प्रत्येक विचार, हर विचार प्रमाण और तर्क पे आधारित होता है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लिख दिया, उस फैक्ट पे आधारित होगा, सबूतों पे आधारित होगा। वो किसी भी विषय पर निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से उसके पक्ष के बारे में, उसके विपक्ष के बारे में, दोनों के बारे में लिखते हैं, ठीक है। फिर विश्लेषणात्मक शैली, यानी शुक्ल जी विषय के प्रत्येक जो हर पक्ष को सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, बहुत डिटेल में लिखते हैं। वो किसी भी साहित्यिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक विषय को छोटे छोटे बिंदुओं में विभाजित करके बहुत गहराई से क्या करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, किसी भी निबंध को जब लिखते हैं तो हर पक्ष को बहुत डिटेल में, बहुत गहराई से उसमें लिखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, एक एक चीज को बहुत डिटेल में जाकर लिखते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, अनेक जो निबंध है वो मानव मन की गहरी समझ प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। उत्साह, जैसे हमारे मन में क्या होता है, उत्साह होता है, करुणा होती है, दया भाव होता है, श्रद्धा, भक्ति, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, प्रेम, ये सारी जो चीजें होती है हमारे मन के भाव होते हैं, मनोभाव होते हैं, ठीक है, हमारे मन की फीलिंग्स होती है। तो इनको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इन्होंने विश्लेषण करके उसको लिखा है। सरल, परिष्कृत और प्रभावशाली भाषा, इनकी जो भाषा है वो परिमार्जित है,
स्पष्ट है, बिल्कुल साहित्यिक है, ठीक है, साहित्यिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है। संस्कृत निष्ठ शब्दों यानी तत्सम शब्द जो होते हैं इसका भी इन्होंने प्रयोग किया है अपनी भाषा में। और जहां पे आवश्यकता होती है वहां पे लोक प्रचलित शब्द का भी प्रयोग करते हैं, मुहावरों का भी इस्तेमाल ये करते हैं। फिर गंभीरता और गरिमा, यानी इनकी शैली जो है इसमें अनावश्यक अलंकारिकता नहीं दिखेगी आपको, यानी बेमतलब में कोई चीज डाल दी हो ऐसा नहीं है। प्रत्येक वाक्य जो होगा उद्देश्यपूर्ण होगा, यानी हर एक वाक्य का कोई ना कोई उद्देश्य होगा, विचार बहुत ही गंभीर होंगे। भाषा की गरिमा जो है इनके निबंध की विशिष्ट बना देती है। व्याख्यात्मक शैली, यानी जब ये किसी विषय को प्रस्तुत करते हैं तो केवल ये मत समझना कि एक टॉपिक को इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है, बल्कि उसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे, उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे और तर्क देंगे, यानी लॉजिक के साथ उसको, ठीक है, अपने विचारों को स्पष्ट भी करेंगे। उसके पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में लिखते हैं। फिर मौलिकता, आचार्य शुक्ल के निबंध में मौलिक चिंतन भी आपको दिखाई देगा। इन्होंने परंपरागत मान्यताओं को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया, बल्कि स्वतंत्र दृष्टि से उनका मूल्यांकन कराया। यही इनकी इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। अगला पॉइंट है व्यंग एवं विनोद। ठीक है, व्यंग का मतलब सटायर, आप जानते हैं, व्यंग भी करते हैं, यानी ये बहुत गंभीर व्यंग भी है। और विनोद यानी आपको हास्य भी दिखेगा, ठीक है, कॉमेडी भी दिखेगी, यानी आप हंसोगे भी। और समाजोपयोगिता, यानी शुक्ल जी का जो साहित्य है वो समाज से जोड़कर देखते हैं ठीक है, यानी समाज से जोड़कर देखते हैं। उनके निबंधों का उद्देश्य जो होता है केवल साहित्यिक चर्चा करना नहीं, बल्कि समाज में नैतिकता का भाव जगाना, विवेक और मानवीय मूल्यों की स्थापना करना है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को समझदार बनाना है। ठीक है, फिर ये उदाहरणों का भी प्रयोग करते हैं, किसी भी चीज को समझाते हैं तो उदाहरण के साथ डिटेल में समझाते हैं। समन्वयात्मक शैली, इनकी जो शैली है इसमें भाव और बुद्धि, तर्क, संवेदना, साहित्य, जीवन और सभी का सुंदर समन्वय आपको देखने को मिलता है। यानी यही कारण है कि इनके निबंध जो होते हैं केवल बौद्धिक नहीं होते, बल्कि हृदय स्पर्शी बन जाते हैं, यानी कि दिल को छू जाते हैं। ठीक है, समग्र मूल्यांकन में आपको बताना है कि इनकी जो निबंध शैली है वो हिंदी गद्य की सर्वोत्तम उपलब्धियों में गिनी जाती है, क्योंकि सबसे बेस्ट निबंधकार माने जाते हैं। विचारों को गहराई से प्रस्तुत करना, तर्कपूर्ण यानी लॉजिक देना, विश्लेषण करना, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखना, ठीक है, स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना, समाज के लिए उपयोगी बनाना और मौलिक चिंतन, लोगों को कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करना, इस तरीके का ये लेखन है इनका। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है कि कहा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है इनकी निबंध शैली जो है वो विचार, तर्क, विश्लेषण, मनोविज्ञान, समाज उपयोगिता, इसका अद्भुत समन्वय है। ठीक है, ये इनकी भाषा बहुत ही गंभीर है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। निबंध में ये बहुत डिटेल में लिखते हैं, उदाहरण भी देते हैं, पक्ष विपक्ष हर चीज के बारे में डिटेल में बताते हैं। ठीक है।